What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों मैंने एक वीकेंड ऑफ क्या ले लिया। ध्रुव चपाती भाई ने अपनी ही फील्डिंग सेट कर दी। फाइनली उन्होंने धुरंधर 2 को प्रमोट करने के लिए एक वीडियो बना ही दी और उसके बाद से मैं जितनी भी रील स्क्रॉल कर रहा हूँ सारी उनको गाली ही बक रही हैं। तो आओ भाइयों, आज ध्रुव चपाती की बकैती भरी वीडियो को डिकोड करेंगे विद शान प्राशर। द वीडियो इज कॉल्ड ध्रुव राठीज धुरंधर 2 एनालिसिस इज सेंसलेस। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और पिछली बार जब मैंने ध्रुव राठी की धुरंधर वाली वीडियो पे रिस्पांस वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि ध्रुव एक बेवकूफ मैनिपुलेटर है। आज मैं इस चीज के लिए माफी मांगना चाहूंगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि ध्रुव एक बेवकूफ मैनिपुलेटर है, क्योंकि मुझे अब यकीन है कि वो एक बेवकूफ नहीं बल्कि एक महाबेवकूफ मैनिपुलेटर है। 3 महीने पहले ही इज डूइंग इट एग्जैक्टली लाइक ध्रुव राठी, जैसे उसने अपनी वीडियो स्टार्ट की थी कि मुझे नहीं लगता धुरंधर एक प्रोपेगेंडा है, मुझे लगता है धुरंधर एक बहुत ही खराब प्रोपेगेंडा, कुछ ऐसे उसने करके शुरू की थी अपनी वीडियो। ही इज डूइंग द सेम थिंग टू मॉक हिम राइट नाउ। इसने धुरंधर 1 को प्रोपेगेंडा घोषित करने की पूरी कोशिश करी अपने चाइल्डिश, सेंसलेस और बियॉन्ड स्टूपिड लॉजिक्स के साथ। और अब धुरंधर 2 को प्रोपेगेंडा घोषित करने के लिए ये इस नीचता पर उतर चुका है कि पाकिस्तान में होने वाली हिंदू और सिख माइनॉरिटीज की वेल डॉक्यूमेंटेड प्रोसिक्यूशन को इग्नोर कर रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है। नॉन टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी फॉर रियल भाई, इस बंदे ने डोमिनोज पिज्जा से कंपेयर कर दिया भाई उस पूरी चीज को। डोमिनोज पिज्जा से, मतलब तुम समझ रहे हो ये इतनी सीरियस चीज को किस तरीके से ट्रिवलाइज कर रहा है जिससे इसका पॉइंट ऊपर रहे और जो मुद्दे मूवी ने उठाए हैं या फिर जो हो रहे हैं एक्चुअल में वो सारे साइडलाइन हो जाएंगे। भाई ये तो इंपॉर्टेंट भी नहीं था, ये मूवी में क्या बकवास दिखाई है, इसकी तो इतनी ही वैल्यू है जितनी एक डोमिनोज पिज्जा की एड में सो एंड सो मूवी में। ये वर्ड्स हैं भाई इस बंदे के। आईएसआई एसेट और साथ ही सीरियल क्रिमिनल अतीक अहमद से सिंपैथाइज कर रहा है और एक बार फिर ये फिल्म नहीं बल्कि ये अपनी वीडियो के थ्रू हिंदू मुस्लिम हेट को एजिटेट। अगर तुमने अब तक ध्रुव राठी की वीडियो नहीं देखी है तो उसमें तुम रियलाइज करोगे जब भी प्राइम मिनिस्टर की बात हुई है तो मोदी ये मोदी वो, जब भी मूवी के डायरेक्टर की बात हुई है तो आदित्य धर का तो इतना दिमाग खराब हो गया है, वो तो इतना बेशरम हो गया है। और जैसे ही अतीक अहमद की बात आई है तो उनके भाई उनको अरे भाई अब आप पे शक हो रहा है ध्रुव भाई, अब आप सस्पिशियस हरकतें कर रहे हो, कर रहा है, इंसिन्यूएट कर रहा है। आज की वीडियो में मैं एक बार फिर से ये प्रूव कर दूंगा विद फैक्ट्स एंड फिगर्स कि ये रिसर्च में चेरी पिकिंग और एक्सट्रीम नैरेटिव मैनिपुलेशन तो करता ही है टू प्रूव हिज पॉइंट, लेकिन इस बार ये अपनी मोदी और बीजेपी सरकार के टुवर्ड्स हेट में इतना ज्यादा अंधा हो चुका है दैट ही हैज टर्न्ड कंप्लीटली इनह्यूमेन टुवर्ड्स द प्लाइट ऑफ द पीपल हु हैव सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ टेररिज्म एंड रिलीजियस प्रोसिक्यूशन। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, मेरी कल की वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि उस वीडियो में मैं इन डिटेल तुम्हारे को दिखाऊंगा कि कैसे धुरंधर 2 के रिव्यू के नाम पर हमारी नेशनल पब्लिकेशंस लाइक द हिंदू, द वायर एंड क्विंट हमारे शहीदों को बता रही है इंसेल्स और साथ ही सिंपैथाइज कर रही है टेररिज्म से। तो कंटेंट भाई कंटेंट ही कंटेंट। कभी कभार YouTube पे ना कंटेंट की कमी हो जाती है और कभी कभार इतना ज्यादा कंटेंट होता है कि आपको ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं गुद्दी थपेड़ने की नूरू मसाज ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। तो सबसे पहले ये फिटकरी कहती है कि लोग धुरंधर को देख के बीजेपी को वोट डालेंगे। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिकली बोला जो लोग धुरंधर देखने जा रहे हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। जो धुरंधर देखने जा रहे हैं वो लोग बीजेपी को वोट डालने वाला है, अच्छा है मेरे लिए। मतलब इसने जनता को अपनी रीजनिंग की तरह दिमाग से पैदल समझा हुआ है। ये हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो स्टेटमेंट दी कि जो लोग धुरंधर देखेंगे वो तो बीजेपी को ही वोट डालेंगे, ये अपने आप में ही एक निहायत ही बेवकूफाना स्टेटमेंट तो है ही, जो आप एक पॉलिटिशियन से बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन ध्रुव को इस स्टेटमेंट में क्या मिला? इसको मिला एक वर्स्ट ऑफ द लॉट, एक लो हैंगिंग फ्रूट जिसको ये बहुत ही इजीली अपनी नैरेटिव बिल्डिंग में यूज कर सकता है। अगर धुरंधर जैसी मूवी को देख के लोग इतने बेवकूफ हैं ध्रुव के हिसाब से कि भाई वो वोट डाल देंगे जाके बीजेपी को, क्योंकि उसमें बीजेपी को कुछ पॉलिसीज के लिए प्रेज कर रखा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसका मतलब रेड जैसी मूवीज जिसमें यह दिखाया गया कि भाई इंदिरा गांधी ने देश में करप्शन खत्म करने के लिए अपना ही लॉस करवा लिया। एंड में एक सीन आता है ना जिसमें वो कहते हैं कि ये ताऊ जी की सरकार गिरी तो जी हमें भी नुकसान होगा, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, 1-2 ताऊ जी का इस तरीके से पकड़े जाना या खत्म हो जाना जरूरी है, चाहे उसमें हमारा लॉस भी क्यों ना हो जाए देश की तरक्की के लिए। तो वो सब देख के कांग्रेस के वोट क्यों नहीं बढ़ गए भाई, मुझे ये बता दो।
धुरंधर देखने के बाद बीजेपी को वोट पड़ेंगे तो इस हिसाब से 11 मार्च 2022 में आई थी द कश्मीर फाइल्स, जिसकी बात हर घर में हुई थी, और 5 मई 2023 में आई थी द केरला फाइल्स, जिसकी भी अच्छी खासी बात हुई थी। अब इन दोनों फिल्मों को देखने के बाद 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी के नारे की तरह अब की बार 400 पार हो जाने चाहिए थे, क्योंकि तेरे और इस बेवकूफ मंत्री के हिसाब से तो लोग फिल्म देख के वोट डालते हैं ना। लेकिन नहीं, साल 2024 के इलेक्शंस में बीजेपी ने क्या सोचा था और क्या हुआ उनके साथ, इसमें बहुत डिफरेंस था। बहुमत सोच रहे थे और बनाना क्या पड़ा, अलायंस की सरकार। 240 सीटें ही ले पाए, 272 सीटों से पीछे रह गए। अबे शाकालाका बूम बूम की पेंसिल, जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है जितनी तू समझता है। एक होती है सॉफ्ट इन्फ्लुएंस और एक होता है हार्ड इन्फ्लुएंस लेड। आई मीन, अगर जनता इतनी बेवकूफ होती तो मुझे बताओ कि राम मंदिर एस्टैब्लिश होने के बाद भी वो उस जगह में इलेक्शन कैसे हार गए? मुझे बताओ भाई। लोग उसी को वोट देते हैं जिससे उनको फायदा हो रहा होता है। लोग बेवकूफ नहीं है, वो मूवी को एंजॉय करने के लिए देखते हैं और बस वहाँ बात खत्म हो जाती है। 2-3 दिन उस मूवी की बात होती है, बट एंड ऑफ द डे उनके आसपास, उनके एरिया में कैसा काम चल रहा है, कैसी तरक्की हो रही है, वो उन बेसिस पे किसी पार्टी को वोट डालते हैं। तो भाई ये आदमी, ये सच में ये बेवकूफ़ समझता है लोगों को। इसको लगता है बस मेरे पास दिमाग है और मुझे इन सबको बताने की जरूरत है कि भाई क्या करना है क्या नहीं। ये वो अनोइंग आदमी है। एक्शन। जनता अगर धुरंधर देखकर थिएटर से बाहर इंप्रेस निकल रही है, लेकिन बाहर जाते ही पॉल्यूटेड हवा, गंदा पानी, सड़कों पे ट्रैफिक जैम और सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे झेल कर वो वापस एग्जैक्टली व्हाट आई सेड घर जा रही है, तो उसमें इतनी अकल है, उसको इतनी समझ है कि कौन सी सरकार कितना काम कर रही है। लेकिन नहीं, वो तो धुरंधर देख के वोट डाल देगी, है ना। तू गैंग्स ऑफ वासेपुर से बहुत इंप्रेस था, तो तू क्या चाकूबाजी करने लग गया? तूने अपना गैंग बना लिया, मुंह में ब्लेड रख के घूमने लग गया। अबे तू पागल है क्या? मुंह में ब्लेड रख के फिल्म में इतने झूठ भरे आई वांट टू सी ध्रुव राठी मुंह में ब्लेड रख के केटीएम चलाता हुआ। क्रेजी भाई। इतने झूठ भरे हैं, इतने झूठ भरे हैं। अरे लियाकत मियां, जरा सब्र का दामन थामिए, नहीं तो इस साहल ये आने की टट्टियां लग जाएंगी। अब मैं तुझे बताता हूं मर्दाना राखी सावंत की इस फिल्म में कितने झूठ भरे। ख्वाजा शाहिद अब्दुल भट्टोवी, अब्दुल रहमान मक्की, सैयद खालिद रजा, मोहम्मद रियाज, परमजीत सिंह पंजवर, अबू कासिम दाऊद मलिक, सैयद नूर शालोबार, इम्तियाज आलम और जहूर मिस्त्री। ये 11 टेररिस्ट रियल लाइफ में लाइन से मारे गए थे एट द हैंड्स ऑफ द अननोन गनमैन, और इनकी डेट ऑफ डेथ भी मैंने मेंशन कर दी है साथ में, और उस हिसाब से बीजेपी की सरकार थी तब। लेकिन ये तो झूठ है ना। 26/11 के अटैक्स के बाद खुद अजीत डोवाल ने ये बोला था कांग्रेस को कि पाकिस्तान को यूएन में घसीटो और इन पे सैंक्शंस लगाओ। जो एविडेंस हमने पाकिस्तान को हैंडओवर किया, हमें यूनाइटेड नेशंस के अंदर में कहना चाहिए था कि ये एक ऐसा देश है जो कि टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्री और इसके ऊपर सैंक्शंस लगाई जाए। लेकिन ये भी झूठ है ना। एक्स डीजीपी प्रशांत कुमार जो फिल्म में ये कैरेक्टर है, इन्होंने मल्टीपल इंटरव्यूज में ये बताया है कि अतीक अहमद कितना खूंखार गैंग। आप कितने भी फैक्ट्स दे दो, कितने भी, इसको बिलीव नहीं करना ना, वो क्या कह देगा, सब कोइंसिडेंस है, सब कोइंसिडेंस। ये तो तुक्का था जो इनके टाइम में ये सब हो गया, सब कोइंसिडेंस है भाई। ये मूवी प्रोपेगेंडा है भाई, प्रोपेगेंडा। ध्रुव भाई सही, बाकी सब गलत था। और योगी आदित्यनाथ की सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी कैसे थी इनके अगेंस्ट। He decided that nothing doing for a prosperous state, law and order has to be controlled. So he gave a brief that zero tolerance against crime. अब ये भी झूठ दिखाया गया है ना। अतीक अहमद के आईएसआई के साथ जबरदस्त लिंक्स दिखाए गए हैं फिल्म में, और उसने खुद इन रियलिटी ऑन रिकॉर्ड ये कन्फेस किया है कि हाँ, मेरे बहुत जबरदस्त टाइज थे, मेरे को आर्म्स, एमिनेशंस और मनी मिलती थी आईएसआई से। लेकिन फिल्म में तो ये भी झूठ दिखाया गया है ना। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में रहता है और ये बात बच्चे बच्चे को पता है। ये बात हमारी इंडियन डिप्लोमेट टू पाकिस्तान मिस घनश्याम ने बोली। साल 2020 में खुद पाकिस्तान सरकार ने एक नोटिफिकेशन में मेंशन करे 3 नाम जो मास्टरमाइंड थे बिहाइंड द 26/11 टेरर अटैक्स इन इंडिया। पहला नाम था हाफिज सईद, दूसरा मजूर अजद, एंड गेस व्हाट, तीसरा कौन था? तेरा फूफा दाऊद इब्राहिम। इंडियन इंटेलिजेंस के पास ये पुख्ता खबर थी कि आईएसआई दाऊद को पाकिस्तान में शेल्टर और प्रोटेक्शन देगी अगर वो इन रिटर्न 30% ऑफ हिज इनकम लगाएगा। किसमें? आईएसआई के टेरर प्लान्स में जो वो इंडिया में एग्जीक्यूट करना चाहती है। और इंडियन इंटेलिजेंस को हमेशा से ये बात भी पता थी कि दाऊद ही वो आदमी है जो आईएसआई को हथियार और असला बारूद मुहैया कराता है दहशतगर्दी के लिए हिंदुस्तान में, फॉर एग्जाम्पल बाबरी मस्जिद कांड के लिए। He is the one who gave the ISI through ISI 4,000 kilos of RDX and 2,000 AK-47 and all during the Babri Masjid demolition December 1992, and the blast took place on 12th March 1993. अब ये सारी चीजें स्टार्टिंग विद दाऊद पाकिस्तान में है। आईएसआई उसको प्रोटेक्ट कर रही है और वो आईएसआई के टेरर प्लान्स को अपने इंडिया कनेक्ट्स के, इंडिया प्लग्स के थ्रू फंड कर रहा है। और फिल्म में एक शॉट भी है जहां वो राम मंदिर के अनाउंसमेंट सुन के चिढ़ जाता है। ये सारी चीजें फिल्म में दिखाई गई है, लेकिन तेरे हिसाब से ये सब कभी हुई नहीं है, झूठ है। किसी
बात का तैने झांटा बेरा ना पाटरा खटी रहे, लेकिन गांव भर में नेता बने हंडे तू। Then he goes on to say कि इस फिल्म से देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश करी जा रही है। ऐसे लोगों को ना यहाँ बोल देते हैं भाई फालतू चौधरी न बने। तो भाई ये बंदा हर चीज में अपनी टांग अड़ाता है बिना बात की। भाई आपका ओपिनियन किसी ने मांगा ही नहीं है भाई, हमें पता आप क्या भकैती पेलोगे अपनी वीडियो में आगे। भाई देखो एग्जाम्स में ना मैंने हमेशा एक रूल फॉलो किया था कि वो वर्ड या वो चीज़ लिखनी ही नहीं जिसके बारे में मुझे पता नहीं। इंग्लिश के एग्जाम में स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा अपने मार्क्स ऐसे बचा लिया करता था ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना करके, क्योंकि क्यों अपने सेंटेंस में या किसी आंसर में ऐसा वर्ड अड़ाना है जिसका मुझे मतलब नहीं पता, प्रॉपरली कैसे यूज होता है ये नहीं पता, उसकी स्पेलिंग नहीं पता। तो मैं सिंपल वर्ड्स में लिख दिया करता था और मेरे मार्क्स बहुत बचते थे इस वजह से, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कम होने की वजह से। तो भाई आपको उन चीजों के ऊपर बात क्यों करनी है जिन पे आपको आधा अधूरा नॉलेज है या फिर जो आपको फेवर नहीं करती हैं। ये तो तुम भाई अपना ही नुकसान कर रहे हो ना। तुम इतने क्रेडिबल यूट्यूबर माने जाते थे, लोग लिखते थे कमेंट्स में भाई द मोस्ट एजुकेटेड यूट्यूबर की एजुकेटेड ऑडियंस आज क्लाउन यूट्यूबर की क्लाउन ऑडियंस हो गई है। क्यों? क्योंकि भाई ऐसी चीजों में टांग देनी है जहां टांग देने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव राठी भाई, मुझे लगता है भाई फेम में पागल हो गया ये आदमी। इसको लगता है मैं जो भी बोल दूंगा लोग सच मान लेंगे, तो इसीलिए मेरा तो बोलना बहुत जरूरी है, इसलिए नेता बना अंडा भाई ये। इसके जरिए देश का इतिहास रीराइट करने की कोशिश की जा रही है। अबे थांबा कुंजी झाप इंटेलेक्चुअल, तूने पद्मावत के टाइम खुद ये बात बोली थी कि अगर एक फिल्म से हिस्ट्री रीराइट करी जा सकती है तो जाओ जाकर अपनी फिल्म बना लो। पद्मावती मूवी को अपोज करने वाले लोग कहते हैं कि भाई हमारी हिस्ट्री बिगड़ रही है इस मूवी के। तो भाई अगर एक मूवी हिस्ट्री को बिगाड़ सकती है तो जाओ तुम भी फिल्म डायरेक्शन। ध्रुव भाई मैं पता क्या है, ये वीडियो ना आपके पीछे बार बार चिपकाई जाएगी और देयर इज नो वे आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन फॉर यू। तो आप ना अब बोल देना ये साला AI है, या फिर बोल देना गाइज मैं उस टाइम पे बच्चा हुआ करता था, मुझे नहीं पता था कैमरा के आगे क्या बोलना है। कोर्स करो, अपनी मूवी बनाओ, रिलीज करो, जो दिखाना है दिखाओ। और अब तू अपनी बात को खुद ही काट रहा है। और अगर तेरे हिसाब से धुरंधर एज अ फिल्म हिस्ट्री रीराइट करने की कोशिश कर रही है हमारे देश की, तो फिर आशुतोष गोवारिकर जोधा अकबर के साथ, संजय लीला बंसाली पद्मावत के साथ और के आसिफ मुगले आजम के साथ क्या कर रहे थे? गिल्ली डंडा खेल रहे थे। वो एक्चुअल हिस्ट्री मैनिपुलेशन थी इन द नेम ऑफ सिनेमैटिक लिबर्टी। राजी फिल्म की कहानी इस कदर मैनिपुलेट कर दी गई, इस कदर बदल दी गई कि ऑथर तक को पता ही नहीं था कि उसकी कहानी के साथ हुआ क्या। उसको पॉडकास्ट पे, इंटरव्यू पे आके ये बोलना पड़ा। ये तो शर्मनाक चीज करी है इन्होंने। कॉन्ट्रैक्ट में ये भी था कि मुझे डायरेक्टर्स कट दिखाया जाएगा, अब उन्होंने क्या किया, उसको डिप्रेशन स्टेट में लाया गया और दिखाया गया। अच्छा अजीब बात पता है क्या है कि ये सारे वीडियोस, क्योंकि अब इन्होंने धुरंधर को प्रोपेगेंडा बोलना शुरू कर दिया है, तो लोग धुरंधर के डिफेंस में आके ऑब्वियसली ये वीडियोस दिखा रहे हैं। पर ये वीडियोस आज तक इंटरनेट पे छुपे हुए थे, पता नहीं कितने लोगों ने देखी होगी, कितनों ने नहीं देखी होगी, बट ये आज तक मुद्दा नहीं बनाया था किसी ने भी। ये लेफ्टिस्ट जो होते हैं ना, ये अपने ओपिनियंस को लेके जरूरत से ज्यादा वोकल होते हैं, क्योंकि अगर वोकल होने की बात आए और राइट विंग वाले सारे वोकल होने शुरू हो जाएं, जो कि बायस होते हुए भी इनसे कहीं ज्यादा बैलेंस ओपिनियन देते हैं, तो आपके सामने ऐसे एक्चुअल प्रूफ्स आने शुरू हो जाएंगे और दूसरी साइड खत्म होनी शुरू हो जाएगी, जो कि अब हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्होंने फालतू बवाल किया ऐसी चीज पे जिस पे करने की जरूरत नहीं थी। एज इफ किसी मुसलमान औरत ने बहुत बड़ी गलती कर दी भारत के लिए लड़ने के लिए। जनगण मन गाया गया था, वहाँ फिल्म को खत्म होना चाहिए था, ना तो तिरंगा दिखाया गया ना। ध्रुव राठी के हिसाब से अगर मूवी पता कौन सी सही होती, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर दिखाया जाता और ये दिखाया जाता कि सोफिया कुरैशी, कॉलोनल सोफिया कुरैशी जो है डिप्रेस हो गई, क्योंकि जी कुरैशी तो मुस्लिम हैं, उनको अपने मुस्लिम भाई बहनों के अगेंस्ट काम करना पड़ गया, क्योंकि उनके थ्रू ही पूरा ऑपरेशन और मीडिया ब्रीफिंग लीड करवाया गया। तो भाई वो डिप्रेस हो गई, उनके साथ गलत हुआ, उनको सरकार ने एक्सप्लॉइट किया, उनको इंडियन आर्मी ने एक्सप्लॉइट किया। जब ये दिखाया जाएगा ना तो ये कहेंगे हाँ भाई ये है मूवी तो ये है भाई, बाकी सब प्रोपेगेंडा है। रियल लाइफ में जो हुआ था वो प्रोपेगेंडा है। जनगण में हुआ, अगर उसको सही मायनों में दिखाते तो उसने तिरंगा को सल्यूट किया था। इन लेजिटिमेट केसेस ऑफ स्टोरी मैनिपुलेशन इन द नेम ऑफ सिनेमा जो बॉलीवुड में एग्जिस्ट करते हैं, इन पर कभी तूने अपनी थूथड़ी नहीं मटकाई अमेरिकन भोपाली? और कमाल की बात यह है कि ये उन इवेंट्स को झुटला रही है जो लोगों ने खुद जिए हैं। फिल्म झुटला रही है डिमोनेटाइजेशन के इकोनॉमिक और सोशल इंपैक्ट्स को। ध्यान से सुन मेरी बात बंटू बावले, फिल्म में डायरेक्टर आदित्य धर ने डिमोनेटाइजेशन को सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से दिखाया है। पूरी फिल्म में एक भी डायलॉग, शॉट या सीक्वेंस नहीं है जो ये बता रहा हो, ये हिंट तक भी कर रहा हो कि नेशनली सेलिब्रेट करा गया था डिमोनेटाइजेशन को। और बीजेपी को खुद ये बात अच्छे से पता है कि डिमोनेटाइजेशन इकोनॉमिकली कितना बड़ा डिजास्टर था। I mean, सबसे अच्छा झूठ कौन सा होता है? जिसमें सच भी मिला हो। अगर आपकी
लेट्स से 60% बात सही है, जो एक्चुअल इवेंट्स आपने उसके बारे में बात की, उसमें जब आप 40% झूठ फंसाओगे ना, तो उस पर कभी भी लोगों का शक नहीं जाएगा, क्योंकि आपकी पहली 4 बातों से जो आपने सच बोली है, आपकी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो गई, लोग आप पे भरोसा करेंगे। अब जब आप झूठ भी बोलना शुरू कर दोगे तो उनको लगेगा भाई ये बंदा सच बोलता तो ये सच ही बोल रहा होगा। एंड दैट्स ध्रुव राठीज कंटेंट फॉर यू। कभी भी उठा के कोई भी वीडियो देख लेना। वो आज तक इलेक्शन कैंपेनिंग में वोट मांगने के लिए डिमोनेटाइजेशन को यूज नहीं करते। अबे राजू रामपुरा, तूने फिल्म देखी भी है कि नहीं? ऐसा करना ना सिर्फ देश की इंसल्ट है, बल्कि सभी देशवासियों का अपमान करना है। अबे देशवासियों की इंटेलिजेंस का मजाक तो तू बना रहा है, उनकी सोचने समझने की कैपेबिलिटीज का अपमान तो तू कर रहा है, बार बार ये फोर्सफुली इंप्लाई करके कि जनता को पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक डिजास्टर था डिमोनेटाइजेशन। और अब जब जनता देखना चाहती है धुरंधर को इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिमोनेटाइजेशन शोन इन द फिल्म, तू कह रहा है मत देखो। एक चीज होती है रीडिंग द रूम, और इस केस में ये बहुत क्लियरली मुझे समझ आ रहा है। मुझे लगता है ध्रुव को अपनी ऑडियंस के बारे में पता भाई। ये लोग जो है ना, इनको ग्राफ ग्रुप पढ़ने, स्टैट्स देखने इनको नहीं आते भाई। मैं जो बोल दूंगा ये मान लेंगे, कुछ भी बोल दे भाई। ये इसको अपनी ऑडियंस पता भाई कहाँ से आ रही है। बात सारी ये है, क्योंकि कोई भी थोड़ा भी पढ़ा लिखा बालक होगा, 10वीं 12वीं पास, उसको भी पता भाई डिमोनेटाइजेशन से क्या इम्पैक्ट पड़ा है हमारी इकोनॉमी पे। पर भाई क्लियरली ध्रुव राठी की ऑडियंस को नहीं पता, तो उसको बताना पड़ता है बार बार। है कि तुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो फिल्म फिर भी देखना चाहते हैं। तू ना बादाम और अंजीर को ओवरनाइट पानी में भिगोकर खाया कर, हर सुबह दिमाग पर ताकत आएगी। और इस सब के पीछे मकसद सिर्फ एक, नरेंद्र मोदी की एडवर्टाइजमेंट। मोदी की ऐड करना मकसद है फिल्म का। 3 आवर 49 मिनट्स लंबी चौड़ी फिल्म में से कुल मिलाकर 2 से 2.5 मिनट मोदी जी की बात हुई होगी, और वो भी इनडायरेक्टली। और बाकी 3 घंटे 45 मिनट हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की कैपेबिलिटी की बात करी गई। कैसे हमारे इंटेलिजेंस एजेंट्स बिहाइंड द एनिमी लाइंस एम्बेड हो जाते हैं एक्सेप्शनल तरीके से, वो दिखाया गया। इंडियन स्पाइस को जबरदस्त ट्रेनिंग कैसे दी जाती है कि कैसे वो किसी को मैनिपुलेट करे, कैसे वो वेपन्स को हैंडल करे, वो दिखाया गया। एनिमी स्टेट में एज अ स्पाई पकड़े ना जाए इसके चलते खतनी तक करा लेते हैं अपनी, ये दिखाया गया। बॉलीवुड की हिस्ट्री में पहली बार एक बॉलीवुड ने दाऊद के और दाऊद के रन बॉलीवुड नेक्सस के अगेंस्ट स्टैंड लिया, वो दिखाया गया। ये सब नहीं दिखा तुझे मोंटू? अब ये सब अब तक बहुत सारे मैंने मीम्स देखे थे कि उस लड़की को पता कैसे नहीं चला कि हमजा जो है वो एक्चुअली इंडियन है, वो हिंदू है। कि शादी के बाद तो पता चल जाना चाहिए था ऑब्वियसली, किस तरफ वो हिंट कर रहे हैं इस बात को तुम्हें पता ही होगा। सेकंड पार्ट के क्रेडिट सीन्स तक जो रुक गया, उसमें दिखा दिया कि भाई इसकी खतनी तक करवाई गई है, इसको मार्शल आर्ट्स में ट्रेन किया गया है, इसको सर्टेन केमिकल कॉम्पाउंड्स के बारे में बताया गया कि कैसे इन पॉइजनस सब्सटेंसेस को यूज करना है किसी को असैसिनेट करने के लिए। बकायदा वहाँ की लैंग्वेज सिखाई गई है बहुत साल बिठा के। तो जितने भी लीक्स थे, जितने भी अब तक मजाक बन रहे थे मूवी के अराउंड, वो सारे उन्होंने प्लग कर दिए एकदम से क्रेडिट सीन्स में आगे। तो अब उसके ऊपर तो मुद्दा बच नहीं गया इनके पास, तो अब ये उठा रहे हैं भाई फालतू के मुद्दे। मतलब भाई आप एक बात बताओ, आपने पहली मूवी देखी, पहली मूवी में उसमें दिखाया गया कि भाई प्लेट्स जो हैं, इंडियन करेंसी प्लेट्स जो हैं, वो उसके कॉपीज बना के पाकिस्तान पहुंचा दिए गए हैं बाय सम करप्ट ऑफिशियल्स, ठीक। और उसके बाद से वो पैसा छापने में लगे हुए हैं और किसी तरीके से उनके उस पैसे को खत्म करने की प्लानिंग चल रही है। तो पहली मूवी में ही हिंट कर दिया गया था कि ये पूरी की पूरी बात कहाँ जाके रुकेगी। हम सबको पता था मूवी शुरू होने से पहले कि डिमोनेटाइजेशन का मुद्दा उठेगा, और ये मैंने जाने से पहले अपनी 2 वीडियोस में बोला भी है। तो एकदम से आप सरप्राइज कैसे हो गए भाई सेकंड पार्ट में? अब आप कह रहे हो कि भाई फर्स्ट पार्ट अच्छा था, जो तुम इंटरनेट पे इस टाइम पे देखोगे आर्गुमेंट्स, भाई फर्स्ट पार्ट बहुत बढ़िया था, फर्स्ट बहुत अच्छी मूवी थी, सेकंड तो प्रोपेगेंडा है। सालो तुम्हारा दिमाग बंद हुआ पड़ा था जब तुम फर्स्ट पार्ट देख रहे थे, हमें तो सब समझ आ रहा था क्या हो रहा है। पर्दे पे चलता हुआ तेरी आंखों को तो दिख रहा है, लेकिन मोतियाबिंद तेरी आंखों में नहीं, तेरी बुद्धि में। और ये सब तेरा दिमाग कैसे प्रोसेस कर पाएगा जब तू वायरएफ की वॉर 2 को, जिसने इंडियन इंटेलिजेंस को जापानी सर्कस बना के दिखाया था, उसको वायरएफ से प्रमोशन के लिए पैसे लेकर वीडियो बनाकर बेहतरीन बता रहा था। और जहां तक रही एडवर्टाइजमेंट की बात, तूने आप पार्टी की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री अनब्रेकेबल को अपने चैनल पे अपलोड किया और आज भी वो वहां है। तो ये क्या एक पॉलिटिकल पार्टी की एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई? तूने अपनी वीडियो में अनबायस्ड यूट्यूबर भाइयों, ध्रुव राठी इज बेसिकली एल्विश यादव ऑफ द लेफ्ट विंग, और मैं क्या ही बोल सकता हूँ। आदित्य धर को प्राइम मिनिस्टर मोदी का जूता चाटते हुए दिखा दिया, तो फिर इस हिसाब से तो मियां तुम केजरीवाल भाई, और ऐसे वाले साउंड इफेक्ट्स थे बैकग्राउंड।
भाई इसकी वीडियो देखो तुम जाके भाई, इसके एडिटर को फुट फटिश है भाई। आपकी चूतड़ों पे चुंबन करते होगे। और एक्सप्लिसिटली बीजेपी की एडवर्टाइजमेंट करने वाली कौन सी वाहियात फिल्में हैं उनका नाम भी मैं तेरे को बता देता हूं, क्योंकि तेरा होमवर्क भी मुझे करना पड़ रहा है डिल्लू ढोलक वाले। तेजस 2023, केरला फाइल्स 2 साल 2025, मोदी काका का गांव 2017, पीएम नरेंद्र मोदी साल 2019, द ताज स्टोरी साल 2025, अजय 2025 और केसरी वीर 2025। थोड़ा सा दिमाग और थोड़ा सा गूगल, ओके यूज। द ताज स्टोरी के ऊपर तो परेश रावल तक को गाली पड़ रही थी जब उसका ट्रेलर निकल के आया था। लोग कह रहे थे बकायदा कमेंट्स में कि हमने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप ऐसी मूवी कर दोगे। बट देन ही केम आउट ऑन अ पॉडकास्ट सेइंग समथिंग लाइक कि भाई सारे फाइटर्स अपना यूरिन पीते हैं, उससे सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, और अगर मैं अपना यूरिन पीऊंगा तो मैं उसको बियर की तरह सिप करके पीऊंगा। तो आई मीन एट दैट पॉइंट सब हार मान गए, सबको समझ आ गई भाई ही इज अ बूमर नाउ, इनका दिमाग चल चुका है। करेगा ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके अब सुनो इस भाई की डिस्क्लेमर की अंडरस्टैंडिंग। फिल्म कहती है कि ये एक फिक्शनल वर्क है इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। ये कहना ही अपने आप में एक साफ झूठ है। अब यही होता है जब कपाल में मस्तिष्क नहीं नफरत भरी हो। तो रियल लाइफ इंसिडेंट्स को उठाकर, उन रियल लाइफ इंसिडेंट्स में से रियल लाइफ लोगों को उठाकर एक कंप्लीटली फिक्शनल या फिर सेमी फिक्शनल कहानी में सिनेमा में आज से नहीं डाला जा रहा है, ये हमेशा से होता आया है। फॉर एग्जाम्पल द इमिटेशन गेम, ओपनहाइमर एंड ब्लैक हॉक डाउन, ये सारी की सारी मास्टर क्लास फिल्में रियल लाइफ इवेंट से स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशंस ड्रॉ करती हैं और फिर इनकी कहानियों को सिनेमैटिक या क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए फिक्शनलाइज करती हैं। और इन फिक्शनलाइज कहानियों में रियल लाइफ लोगों की बहुत सारी चीजें ली जाती हैं, इंक्लूडिंग समटाइम्स देयर नेम्स। और यही चीज डिस्क्लेमर में मेंशन करी जाती है, सत्तू सुपारी जो तू पढ़ रहा है। और ये डिस्क्लेमर में इसलिए प्राइमरीली मेंशन करी जाती है ताकि फिल्म के रिलीज के बाद कोई लॉ सूट ना हो जाए मेकर्स के ऊपर। ये मैं यही कहने वाला था, लाइक GTA 6 के ट्रेलर्स अगर तुम जाके देखोगे तो उसमें ना एक टैटू वाले फेस वाला बंदा है जो रियल लाइफ कैरेक्टर जैसा दिख रहा है, बिल्कुल एक इंसान जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो उस बंदे ने जाके रॉकस्टार स्टूडियोज पे केस डाल दिया कि भाई इन्होंने मेरी शक्ल यूज किया विदाउट माय परमिशन और विदाउट पेइंग मी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं कि किसी के स्विमिंग पूल में क्रोकोडाइल निकल रहा है, जो कि एक्चुअल न्यूज है, वो उन्होंने एज मिशंस प्रोबेबली तुम्हें गेम में दिखने वाले हैं, वो उन्होंने डाले हुए हैं क्योंकि ट्रेलर में दिख रहा है वो सब। तो वो सब कुछ रियल लाइफ इवेंट से ही इंस्पायर्ड है, बट फिर भी उनको वीडियो गेम के आगे गेम चलने से पहले एक डिस्क्लेमर डालना पड़ता है कि भाई अगर किसी भी रियल लाइफ इवेंट या इंसान से कुछ भी जाके मेल खा जाता है तो वो प्योरली कोइंसिडेंटल है, बिकॉज कोर्ट में उनको पता है ऐसी भसड़े होंगी और हमने इससे बचना है। वो बस और बस लीगल प्रॉब्लम से बचने के लिए होता है। मतलब भाई ये आदमी क्या ही देखता पूरे दिन, इसको कुछ है भी नॉलेज की नहीं है, कुछ भी बकता है ग्रीन स्क्रीन पे आगे। आज सिनेमा 101 है भाई, ये आज से नहीं हर पिक्चर में हमेशा से होता है। यार तू सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म अमीबा है क्या? कि अगर ओसामा बिन लादेन जिंदा होता और उसे अपनी पब्लिक इमेज सुधारनी होती तो आदित्य धर उसके लिए फिल्म बनाता, ओसामा द मिसअंडरस्टूड फिलैंथ्रोप। ब्रो मैं क्या कह रहा था, ये कब खुश होगा जब ऑपरेशन सिंदूर पे मूवी बनेगी जो कि इंडिया को बुरा दिखाएगी, ये तब खुश होगा भाई। अब देखो ये कैसे फियर मॉन्गरिंग करता है कि जो काम नहीं हुआ, जो काम कभी नहीं होगा, क्योंकि क्या एक्सट्रीम एग्जाम्पल उठाया इसने, क्या एक्सट्रीम ओसामा को ग्लोरीफाई करने वाला। ये ऐसी चीजें दिखा के जो ना हुई है ना कभी होने वाली हैं, लोगों के दिमाग में डर बिठाता है अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। इसके पास एक्चुअल स्टैटिस्टिकल डेटा या कोई प्रूफ्स नहीं है अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, ये बस अपने आर्ग्यूमेंट के अराउंड कहानियां बनाता रहता है। अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा होगा तो वैसा हो जाएगा, अगर उसको ये करवाना होगा तो वो आदित्य धर के पास जाएगा। भाई तू क्या बोल रहा भाई, क्या बोल रहा है, कुछ प्रूफ तो कर दे कि अपनी गाता रहेगा। अब ये एक ऐसी फिल्म जो हमारे अनसंग हीरोज को, हमारे नेशनल स्पाइस जिन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर दी नेशनल सिक्योरिटी के लिए, फॉर एग्जांपल रविंद्र कौशिक द ब्लैक टाइगर, अजीत डोभाल, नीरा आर्या और मोहनलाल भास्कर जैसे स्पाइस को सेलिब्रेट कर रही है, उसको ये कंपेयर कर रहा है एक व्हाइट वॉशिंग सपोज्ड फिल्म से ओसामा बिन लादेन की। वाह बेटा छगन लाल वाह। रुक जा, पहले जुन्नू हंसेगा फिर मैं बोलूंगा, हंस दे बेटा जुन्नू। भाई मुझे तेरा 10वीं पास का सर्टिफिकेट देखना है, क्योंकि तेरी बात है तो 10वीं फेल 12वीं करे वालों जैसी है। भाइयों इससे मुझे कुछ याद आया, मैंने सुना है ध्रुव 9वीं क्लास में फेल हो गया था। मैंने एक वीडियो में पूरा रेडिट भी पढ़ा था, उसमें इसी के पता नहीं लोग ऐसे बोल रहे थे कि हम इसके क्लासमेट्स थे, ये नालायक था 9वीं में फेल हो गया था, कुछ ऐसी बातें लिखी होती भाई उसमें।
और बीजेपी की इस एड में मुसलमानों को बारबैरिक दिखाया जाता है। फिल्म के शुरू में ही एक सीन है जहां पाकिस्तान में एक सिख आदमी को फेक ब्लास्फेमी चार्जेस पर जिंदा जला दिया जाता है। एक सेकंड, अच्छा झूठ दिखाया गया, मतलब आप ये कह रहे हो? तो भाई बांग्लादेश में अभी कुछ महीने पहले क्या हुआ था? बिल्कुल यही नहीं हुआ बांग्लादेश में, बिल्कुल यही नहीं हुआ गया। सब कुछ झूठ दिखाया है, सब प्रोपेगेंडा है, सब कुछ हेट फैलाने के लिए। और मैं बिल्कुल हेट नहीं फैला रहा भाइयों। मैं कभी अपनी वीडियोस में हिंदू मुस्लिम नहीं करता, मैं कभी भी एक साइड को अलग से फेवर नहीं करता, मैं कभी भी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता जो मेरी सपोर्ट के कारण हर बार हार रही है। इस सीन में पाकिस्तानी मुसलमानों को ब्लास्फेमी के नाम पर माइनॉरिटीज को प्रोसिक्यूट करते हुए दिखाना गलत है। दीपू चंद्र दास एक हिंदू झूठे ब्लास्फेमी के केस पे dragged out and set on fire, the Bangladesh mob killing that shocked the world। कहां थे भाई साहब आप इसके ऊपर बात करने के लिए? कहां थे आप? पहले सड़कों पर नंगा करके घसीटा गया, फिर उसको नंगा करके एक पोल से बांधकर बेरहमी से मारा गया, और फिर उसको जिंदा जला दिया गया बाय अ मुस्लिम रेडिकलाइज्ड मॉब इन बांग्लादेश। ऐसे और केसेस सुन तू अल्लादीन के तोते जो तू जानते हुए भी अनजाने कर रहा है। ये एक यूरोपियन पार्लियामेंट का डॉक्यूमेंट है जिसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन करी गई है द वायलेंस अगेंस्ट माइनॉरिटी हिंदू एंड क्रिश्चियंस इन पाकिस्तान। साल 2020 में पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में एक क्रिश्चियन चर्च को तोड़फोड़ करके आग लगा दी जाती है और उनकी लैंड कब्जा ली जाती है। मई 2020 में 21 हिंदुओं के घरों को आग लगा दी जाती है सिंध प्रोविंस में, और एक विलेज में एक हिंदू वुमन को सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है और उसकी फैमिली को बेरहमी से अटैक। इतिहास गवाह है भाइयों इन चीजों का, ठीक है? इसके ऊपर तो हम आर्ग्यूमेंट्स ना ही करें तो अच्छा है, पर नहीं भाई, ये आदमी खराब है भाई, ये सच्चाई दिखा रहा भाई, ये आदमी खराब है, अनसब्सक्राइब करो तुम इसके चैनल को। किया जाता है। पाकिस्तान की खुद की ह्यूमन राइट्स कमीशन रिपोर्ट ने 2019 में यह स्टेट किया था कि 1000 से ज्यादा फोर्स्ड कन्वर्जन हिंदू और क्रिश्चियंस के टेक प्लेस करते हैं पाकिस्तान में। इन पाकिस्तान नॉट ओनली आर रिलीजियस माइनॉरिटीज अटैक्ड, दे आर ऑल्सो डिनाइड एनी गवर्नमेंट सपोर्ट और एड इन रिलेशन टू कोरोना वायरस। और माइनॉरिटीज के नंबर किस तरीके से खत्म होते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं। तुम इसी का स्टैट उठा के कभी देख लेना कि भाई पाकिस्तान में क्या हाल है। तो उनको बारबेरिक ना बोला जाए तो क्या बोला जाए? वो माइनॉरिटीज के साथ जो करते हैं वो बारबेरिक नहीं है, वो गलत नहीं है? नहीं भाई, इनके हिसाब से वो हेट फैलाई जा रही है, वो सच्चाई नहीं है। इनके हिसाब से सच्चाई अगर आप दिखाओगे तो आप हेट फैला रहे हो, आप पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट फैला रहे हो। आप पाकिस्तानी मुस्लिम्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान की सरकार को, सिस्टम्स को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, आप मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट फैला रहे हो। अच्छा ठीक है। साल 2024 में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह खुद एक्नॉलेज किया था कि पाकिस्तान में रिलीजियस माइनॉरिटीज लाइक हिंदूज, सिख्स एंड क्रिश्चियंस फेस टेरर अटैक्स। आसिफ also highlighted that many victims with no connection to blasphemy allegations were targeted due to personal vendettas। और इसमें ऐड करते हुए इस मिनिस्टर ने यह तक बोला कि even smaller Muslim sects are not safe in Pakistan, which is a very shameful situation। Hindu Totally not barbaric at all। Sikhs and other minorities in Pakistan persistently encounter issues like forced conversions, abductions, murders and assaults on their religious sites। और धुरंधर 2 में भी, इस फिल्म में भी उस बेचारे सिख कैरेक्टर के ऊपर एक झूठा ब्लास्फेमी का केस लगाया जाता है बाय रेडिकलाइज्ड मुस्लिम मॉब। और इसने ये सब जानते हुए सबसे पहले तो क्या किया, जहर उगलते हुए। फिल्म में क्लियरली बात हो रही है अबाउट द रेडिकलाइज्ड मुस्लिम मॉब्स बेस्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तानी मुसलमानों की बात हो रही है, इंडियन मुस्लिम्स की बात नहीं हो रही है। लेकिन इसने बड़ी चालाकी से वो लाइन ही ब्लर कर दी कंप्लीटली और इसको बना दिया क्या, इंडियन हिंदू और इंडियन मुसलमान के बारे में इसने। अच्छा मुझे बताओ, इरफान खान मुस्लिम नहीं थे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम नहीं थे, जो अभी रिसेंटली मैंने नाम लिया, कोलोनल सोफिया कुरैशी मुस्लिम नहीं है, जाकिर खान मुस्लिम नहीं है, एमवे बंटा है जिसने एक रैपर को डिस कर दिया क्योंकि उसने उसके कंट्री के बारे में उल्टी बात बोली थी, वो मुस्लिम नहीं है। क्या सच में ये देश मुस्लिम्स को हेट करता है या फिर ये देश गद्दारों को हेट करता है, जो कि इस देश का नमक खाते हैं, इस देश की ज़मीन में उगा हुआ अनाज खाते हैं और उसके बाद इसी देश के अगेंस्ट बोलने लग जाते हैं जब दो देशों में लड़ाई होती है। उनके अंदर इस देश के लिए 1% भी लॉयल्टी एग्जिस्ट नहीं करती। अब ऐसा डिसलॉयल इंसान, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियन हो, डिसलॉयल तो डिसलॉयल होता है भाई। अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स कुछ भी होते रहे, जब बात देश पे आती है तो देश ये देखता है कि देश के साथ कौन खड़ा हुआ है।
जो नहीं खड़े हैं बस उनको हेट मिल रहा है, बस उनको क्रिटिसिज्म मिल रहा है। इंडियन मुस्लिम्स को और रेडिकलाइज्ड पाकिस्तानी मुस्लिम मॉब्स को एक ही कटघरे में लाके खड़ा कर दिया बड़ा कन्वीनियंटली। फिल्म नहीं कर रही, ये कर रहा है हिंदू मुसलमान के बीच एजिटेशन, भड़काना, नफरत। मैंने शायद कुछ वीडियोस पहले ही बोला था कि ये लिबरल्स सबसे ज्यादा सेक्युलर बनते हैं और सबसे ज्यादा नफरत भी यही फैलाते हैं। सबसे इनका धंधा है, क्योंकि ये इनका धंधा इसी के ऊपर चलता है। इनको पता है जब तक वो कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट करेगा तब तक हमारा कंटेंट चलेगा, तब तक लोग हमारी बातचीत सुनेंगे। तो दे फ्यूल दैट कॉन्फ्लिक्ट बाय बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स वन साइड। क्योंकि अगर ध्रुव राठी को बैलेंस्ड ओपिनियन देना होता ना तो वो कहता भाई हिंदुओं ने भी ये किया था यहाँ पे और फिर मुस्लिम्स ने भी ये किया, तो ये चीज़ें हम पीछे छोड़ दें तो बहुत अच्छा रहेगा। पर भाई बैलेंस्ड ओपिनियन देने से कंटेंट नहीं चलता, क्योंकि इमोशंस प्रोवोक नहीं होते। बट वंस अगेन ध्रुव भाई जो अपनी वीडियोस में ही बोलते थे कि भाई विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन का कोट, ये वो खुद ही नहीं समझ पा रहे इस बात को कि वो किस तरीके की पावर होल्ड करते हैं, किस लेवल के नंबर्स हैं उनके चैनल पे। नफरत भड़काने एट दिस पॉइंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट तुम हिंदू हो या फिर तुम मुस्लिम हो, ये इस नरेशन के साथ क्या कर रहा है और ये सुनने के बावजूद भी तुम इसको आर्डेंटली फॉलो करते हो और इसको सुनते हो ना, तो तुम धुरंधर छोड़ो, अपनी बेवकूफी का इलाज कराओ। अगर फिल्म का हीरो मोदी की तारीफ करता तो उससे ज्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर फिल्म का सबसे बड़ा विलन मोदी की तारीफ कर रहा है तो ऑडियंस अलग लेवल पर कन्विंस्ड हो। कब फिर वही काम कर दिया ना इसने कि बर्फ में फाइटिंग सीन। भाई साहब एक सीन दिखाओ मुझे जहां पे दाऊद के कैरेक्टर ने मोदी जी की तारीफ की है कि भाई अरे भाई बहुत बढ़िया बंदा है ये, तो बहुत ही बढ़िया। वो शायद एक सीन था जिसमें वो चिढ़ा हुआ था कि जब से मोदी सरकार आई है इनकी पॉलिसीज की वजह से हमें दिक्कत आ रही है, हमारे लिए उतना स्मूथ नहीं रह गया टेररिज्म फैलाना। बट भाई तारीफ कहाँ थी, वो तो फ्रस्ट्रेशन दिखा रहा था ना अपनी, कि वो चिड़चिड़ा रहा है, उसके प्लान्स खराब हो रहे हैं सारे के सारे। होती है अगर देश का एक लॉन्गेस्ट नोन एनिमी, एक लॉन्गेस्ट नोन इस्लामिक टेररिस्ट फिल्म में देश के लीडर यानी कि देश के प्रधानमंत्री और फिल्म में उनके लिए डिसीजंस, जिन डिसीजंस ने उसके सारे नापाक मंसूबों पे पानी फेर दिया फिल्म की कहानी के अनुसार, वो टेररिस्ट इन चीजों को एड्रेस करता है अपने ही महकमे के लोगों के बीच, तो इसमें इलॉजिकलिटी क्या है? अगर तेरे ताऊ ओसामा बिन लादेन पर फिल्म बने और उस तारीफ पता है रियलिटी क्या है, किसकी तारीफ होती है पाकिस्तान में और पाकिस्तानी नेताओं के द्वारा? राहुल गांधी की। कभी भी देख लेना, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं, न्यूज़ इंटरव्यूज हैं, क्रिकेटर्स बैठ के कह रहे हैं भाई चैनल्स पे कि राहुल गांधी बढ़िया बंदा है और मोदी खराब है। तो किसकी तारीफ हो रही है ना भाई दुश्मन देश में, वो तुम जाके खुद देख लेना रियल लाइफ इंटरव्यूज में। फिल्म में यह दिखाया जाए कि भैया जॉर्ज बुश ने नेस्तनाबूद कर दिया उसकी सर्च में अफगानिस्तान को, और वो अपने महकमे के लोगों के बीच में ये बात बैठ के कह रहा है कि भैया अफगानिस्तान खत्म कर दिया जॉर्ज बुश ने। तो क्या ये सुन के अमेरिकन लोगों को एजिटेट हो जाना चाहिए कि नहीं भाई हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रेसिडेंट के बारे में तो ये बोल दिया ओसामा ने? और ये देख जब अतीक अहमद की यूपी सरकार ने गांड फाड़ कर बिरयानी कर दी थी तो वो रोता हुआ ये बोल रहा था कि भैया सरकार मुझे माफ कर दो। बिल्कुल मट्टी में मिल गए हैं। माफियागिरी करी क्यों थी? नहीं, माफियागिरी खत्म हो गई। दाऊद के मुंह से कैसे तारीफ करवा दी तुमने सरकार की? अबे कोई लॉजिक भी तो हो, उसको तो तू प्रेजेंट कर। मैंने इस वीडियो में जो भी कुछ आपको अभी तक बताया है, ओपनिंग हुक से लेकर एक के बाद एक एविडेंस प्रेजेंट करना। एक के बाद एक एविडेंस? कौन से एविडेंस? मैं भी यही सोच रहा हूं। अबे बबलू बकैती एविडेंस मैं दे रहा हूं तुझे, जो तू दे रहा है वो है एनेक्डोट्स, जो तू दे रहा है वो है तेरे अपने पर्सनल ओपिनियंस फॉर्म। जो एग्जैक्टली मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, एनेक्डोट्स होते हैं शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज। तो ये बेसिकली एनेक्डोटल एविडेंसेस प्रेजेंट करता है अपनी वीडियो में, जो कि एक टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए या उसको एक्सप्लोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। इट इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर स्टैटिस्टिकल एविडेंस फॉर एक्चुअल डेटा। वो बस और बस एक्सप्लोरेशन और रिसर्च पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। एनेक्डोट्स क्या हो सकते हैं? भाई मैंने सुना था कि उसने कहा, भाई मुझे उड़ते उड़ते खबर आई, अरे मैंने पता क्या सुना था अभी पीछे, ये एनेक्डोट्स होता है। इससे आप क्या प्रूव कर सकते हो मुझे बताओ? क्या ही वैल्यू है इस चीज की ऐसे वीडियो में जहां पे आप कह रहे हो कि भाई मैं आपको एविडेंसेस प्रोवाइड कर रहा हूं ये दिखाने के लिए कि देखो मैं कितना सही हूं। कहां है एविडेंस भाई का? पर वंस अगेन ध्रुव को अपनी ऑडियंस पता है भाई, उसको उनको क्या पता क्या रियल एविडेंस और क्या एनेक्डोटल एविडेंस। ये तो बहुत भारी शब्द यूज कर दिए मैंने। ऑन द
basis of hate, formed on the basis of strictly cherry-picked left-wing news. अबे यार अब ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ, इससे अच्छा तो मैं अपनी बेटी को डेज ऑफ द वीक समझा देता आज। फिल्म कहती है कि अमेरिका मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहता था, लेकिन 2014 में जिस दिन इलेक्शन रिजल्ट्स आए उसी दिन यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने मोदी को पर्सनली कॉल करके बधाई दी थी। 1 मिनट कटोरा कट मोंटी, तू फिर से मैनिपुलेशन कर रहा है। पहली बात तो पूरी की पूरी फिल्म कहीं भी ये चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करती कि यूएस का कोई भी ऐसा मंसूबा था कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को प्राइम मिनिस्टर ना बनने दे। ये मैनिपुलेट कर रहा है फिल्म के उस सीन को, उस डायलॉग को जो मेजर इकबाल का बाप गलियाते हुए उसे बोलता है कि मेजर इकबाल तूने तो भर भर के अमेरिकन डॉलर्स भिजवाए थे। नाउ देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अमेरिकन्स गिविंग अमेरिकन डॉलर्स एंड पाकिस्तान गिविंग अमेरिकन डॉलर्स। वो पाकिस्तान जो लिटरली अमेरिकन डॉलर्स की भीख पे जिंदा है, और इसने इस चीज को भी मैनिपुलेट कर दिया, इग्नोर ही कर दिया इस चीज को, और मुंह फाड़ के क्या बोल दिया कि अमेरिका चाहता था फिल्म में कि प्राइम मिनिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर बने ही ना, और अपने फ्लॉड आर्ग्यू। वंस अगेन बर्फ में लड़ाई वाला सीन, ये वही है भाई। इसने मूवी नहीं देखी, इसको कुछ नहीं पता उसमें क्या चल रहा है। जो सामने टेलीप्रॉम्प्टर में स्क्रिप्ट चल रही है, भाइयों ये, भाइयों वो, भाइयों ऐसे, एक बात का सेंस नहीं है भाई, एक बात का। को सपोर्ट करने के लिए रैंडम आर्टिकल्स चिपका रहा है रिसर्च के नाम पे। उन आर्टिकल्स में ये बता रहा है कि देखो भैया अमेरिकन्स को तो पहले देखो पता था कि अब इसकी टीम एग्जैक्टली वही नहीं कर रही जो एल्विश यादव की टीम ने किया था, कि उसने कुछ भी बक दिया आके वीडियो में और उसके बाद वो उसके हिसाब से आर्टिकल्स ढूंढ के चिपका रहे थे वीडियो में। ये एग्जैक्टली वही नहीं कर रहा। इसने कुछ भी बोल दिया जो टेलीप्रॉम्प्टर पे स्क्रिप्ट चल रही थी, और अब इसके एडिटर्स उसके हिसाब से, जिससे समहाउ वो चीज़ फिट बैठ जाए पूरे के पूरे नैरेटिव में, ये आर्टिकल्स की हेडिंग कहीं से चिपका रहे हैं जिसका लेना देना भी नहीं है इनके आर्ग्यूमेंट से। कहीं से कुछ उठा रहे हैं, कहीं से कुछ, जो कुछ भी प्रूव नहीं करता इनकी बात को। पर नहीं भाई, प्रेजेंटेशन के भी पॉइंट्स होते हैं इस दुनिया में। आपने क्या प्रेजेंटेशन किया भाई? आपकी पूरी एआई वाली मूवी चलती है, फिर एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल पे हाइलाइट्स आते हैं, बढ़िया आपने आफ्टर इफेक्ट्स चला रखा है। आप तो सच ही बोल रहे होगे, आफ्टर इफेक्ट्स चलाने वाला इंसान झूठ थोड़ी बोला करता है। मोदी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और उससे पहले वो उससे मिलने आ गए। इस हिसाब से तो साल 2020 में केजरीवाल से भी दिल्ली में कौन मिलने आया था? अमेरिकन एम्बेसडर। तो क्या उनको ये पता है आज की डेट में कि आने वाला प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा? अबे तुम पागल वागल है क्या? अगर तुम्हें अभी तक लग रहा था कि ना कि भरी हुई है बेवकूफाना स्टेटमेंट्स, इसकी पूरी की पूरी वीडियो में ये वाली स्टेटमेंट सुनो जरा। 2018 में पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई हेड लेफ्टिनेंट जनरल असाद दुरानी ने खुद कहा कि आईएसआई मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर प्रेफर करता है। यानी असल में आईएसआई चीफ ने कहा कि उसे मोदी पसंद है, और फिल्म में क्या दिखाया जा रहा है? ठीक इसका उल्टा। बाय सेइंग दिस कि फिल्म में हुआ क्या उल्टा, ये कहना चाह रहा है कि असलियत में आईएसआई तो खुश थी कि मोदी जी का इलेक्शन हो गया, लेकिन फिल्म में तो आईएसआई डरी हुई थी कि भैया मोदी जी का इलेक्शन हो गया, वो चाहती नहीं थी। याद है इस गधे ने धुरंधर 1 वाली वीडियो में क्या बोला था कि इंडिया ने तो कभी भी अपने स्पाइस को क्लेम करा ही नहीं, और यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि आईएसआई के हिसाब से हम अपनी फिल्मों में चीजों को दिखाएं। आईएसआई का एक्स चीफ जो एक नॉन टेररिस्ट कॉन्स्पिरेटर रह चुका है, वो ये बोल रहा है कि मोदी जी का इलेक्शन हो गया, हमें मजा आ गया, तो हम यही फिल्म में दिखाना चाहिए था। अब आईएसआई क्या बोल रही है, उसके हिसाब से आदित्य धर को फिल्म में अपने लीडर की चुनाव दिखाने चाहिए थे। अबे यार ये छोटा चेतन क्या बोलता है, इसे खुद भी समझ। भाई ये आदमी, मतलब इसने बीच में तो एक जगह ये बात बोली कि देखो डिमोनेटाइजेशन का कोई फायदा नहीं हुआ, ऑलमोस्ट सारा का सारा पैसा जो है वो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गया था, तो इससे पता चला कि कोई करप्शन ही नहीं थी। भाई जो नदियों में पैसा बह रहा था, जो हमने न्यूज़ देखी है, जो लोगों ने आई विटनेस की है चीज़ों को, उस सब का क्या? और एक बात बताओ, एक आदमी, मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बोलता, 2-3 करोड़ उसकी जेब में पड़े हुए हैं नकली नोटों के। नकली नोट चला रहा था वो, सिस्टम में धीरे धीरे से पंप कर रहा था, उसके पास 2-3 करोड़ पड़े हुए हैं, और वो 2-3 करोड़ नकली नोट है। रातों रात डिमोनेटाइजेशन हुआ, क्या वो उसको बैंक लेके जाएगा? वो बेवकूफ है क्या? वो कहेगा आ बैल मुझे मार, ये देखो मेरे पास नकली नोट है, मैं सारे बैंक में देने आया हूं। भाई उसकी गुद्दी लपेट लेंगे वो वहीं पे। क्या बोलता है भाई ये आदमी? नकली नोट कोई बैंक तक लेके क्यों आएगा अपना आधार कार्ड लेके? भाई जाता है। अब इसके बाद डेस्परेशन में आकर, क्योंकि इसको आदित्य धर को एंटी नेशनल बताना है, तो ये किस चीज को पकड़ लेता है? सोशलिज्म को और एनजीओस को। लेकिन इस डायलॉग में सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा यह है कि आईएसआई इंडिया की एनजीओस, मीडिया, यूनिवर्सिटीज और सोशलिस्ट को फंड कर रहा था। बीजेपी ने इसी व्हाट्सएप नैरेटिव के बेसिस पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को 2020 में बंद कर दिया। अब जिस डायलॉग के बारे में ये बात कर रहा है ना, और जिन एनजीओस को ये रेफर कर रहा है, डायलॉग उन एनजीओस को रेफर करता ही नहीं। जिन टेरर फंडेड एनजीओस की बात हो रही है, इंप्लाइड है, वहां से इसने मुंह मोड़ लिया। मैं तुम्हें उनके नाम बताता हूं। कश्मीर में बहुत सारे ऐसे एनजीओस पकड़े गए थे जहां पे पाकिस्तान टेरर फंड्स को पार्क करता आ रहा था, और एनआईए ने बहुत बार ये एविडेंस पाया है कि जो मुस्लिम एनजीओस हैं वहां पर पाकिस्तानी फंड पार्क होते आए हैं, और ये फंड बाद में कहां ट्रांसफर हुए? मदरसों में। और ये मैक्सिमम फंड्स अनरिपोर्टेड और देखो
ये हो नहीं सकता कि आपने एनजीओज पे इस तरह की रिसर्च की हो और आपके सामने एट द सेम टाइम ये चीज ना आई हो। तो कैसे ये हो रहा है कि ये एक ही तरफ की इंफॉर्मेशन तुम्हें प्रोवाइड करता रहता है, मतलब जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। I've always said this कि भाई इनके लिए वो चीज प्रोपेगेंडा है जो इनके प्रोपेगेंडा में फिट नहीं बैठती, बस ये दिक्कत है इनकी। काउंटेड फॉर निकल जाते थे। एनजीओस की कोई बात नहीं हुई है फिल्म में। वीडियो की रनिंग लेंथ को लंबा करने के लिए, अपने फ्लॉड लॉजिक को प्रूव करने के लिए इसने एमनेस्टी इंटरनेशनल को घसीट लिया जिसके केसेस ही अलग है, ग्रीन पीस को घसीट लिया जिसका केस ही अलग है। तो इसी चक्कर में मैं भी तुम्हारे को ये बता रहा हूं, एनजीओ वाली बात फिल्म में कुछ ऐसा इंप्लाइड है नहीं। फिर इसका ये आर्गुमेंट सुनो जहां पे ये बता रहा है कि हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग मिली है और वो पेंट करना चाह रहा है हिंदू राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस को एज टेरर ग्रुप्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान यूएस गवर्नमेंट के फेडरल रिलीफ फंड्स में से $833,000 भी राइट विंग ग्रुप्स को गए। अबे अगर हिंदू राइट विंग ग्रुप्स को फंडिंग मिली है तो कहां ये एविडेंस है कि वो रेडिकलाइजेशन के लिए फंड्स यूज हुए हैं? कितने हिंदू तुझे आज तक जय श्री राम बोलकर फटते दिख गए? कितने टेररिस्ट अटैक दुनिया में आज तक हिंदू राइट विंगर्स ने करे हैं? अब सुन, इससे एक कॉमेडी स्टैंड अप रूटीन याद आ गया मुझे, जिसमें वो कह रहा था कि भाई तुमने कभी कोई बंदा देखा है साइंस के नाम पे फटता हुआ? मैं तुम्हें एंड में दिखाऊंगा। ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस के स्टैट्स 64,678 इस्लामिस्ट टेररिस्ट अटैक्स हैव टेकन प्लेस वर्ल्ड वाइड बिटवीन द ईयर्स ऑफ 2001 अप अंटिल 2024। और बाकी के सारे रिलीजन्स को मिलाकर सेम टाइम पीरियड में कितने रिपोर्ट हुए हैं टेरर अटैक्स? 900 से 1600। ये है नाम वर्ल्ड की टॉप 18 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के। तालिबान इस्लाम, हजबुल्लाह इस्लाम, हमास इस्लाम, बोको हराम इस्लाम, अल शबाब इस्लाम, JNIM इस्लाम, ISWAP इस्लाम, तहरीक आय तालिबान पाकिस्तान इस्लाम, अल कायदा इस्लाम, AQAP इस्लाम, इस्लामिक स्टेट खोरसन प्रोविंस इस्लाम, ISSP इस्लाम, हकानी नेटवर्क इस्लाम, लश्कर जंगवी इस्लाम, इस्लामिक स्टेट कोर इस्लाम, एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस इस्लाम, IS सोमालिया इस्लाम, अबू सयाफ ग्रुप इस्लाम। ये प्रोपेगेंडा भाई, ये सब ये झूठे नाम है, ऑफिशियल सोर्सेज ने थोड़ी कंफर्म किया है। और अल जजीरा के आर्टिकल की हेडलाइन चिपका दी अपने बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इस्लामिक टेररिज्म नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं। ये तो कोइंसिडेंस है कि जितने भी 15-16 टेररिस्ट ग्रुप आज तक पकड़े गए वो सारे इस्लामिक थे। तो ये तो प्योर कोइंसिडेंस भाइयों, प्योर कोइंसिडेंस को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये आर्टिकल की हेडलाइन और इसकी बॉडी कॉपी दोनों ही मिसलीडिंग है इसकी वीडियो की तरह। आर्टिकल की बॉडी कॉपी सिर्फ ये बताती है कि राइट विंग ग्रुप्स को मिला था फंड, कहीं पर भी ये अलेज नहीं करती कि वो फंड यूज हुआ था रेडिकलाइजेशन के लिए या फिर किन्हीं टेरर अटैक्स के लिए। लेकिन ये ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि भैया देखो राइट विंग हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को पैसा मिला, अब वो रेडिकलाइज होंगे। पूरे का पूरा आर्टिकल इसने पढ़ा और उस आर्टिकल में से इसके प्रोपेगेंडा को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ हेडलाइन बन रही थी तो हेडलाइन चिपका दी। फिर आ जाता है डिमोनेटाइजेशन पर। मैं क्या कह रहा हूं भाई, इसके एडिटर कुछ भी चिपका रहे हैं, वो शायद पता नहीं इनका रिसर्चर बर्बाद है, उससे परेशान है कि वो इससे ही परेशान है, क्योंकि उन बेचारों को तो अपना काम करना है, उनका काम है इसके लिए उस चीज को प्रेजेंट करना जो इसने कैमरा पे आगे बक की है। अब उन बेचारों को आर्टिकल ढूंढना पड़ता है इसकी बात सपोर्ट करने के लिए। ये हो रहा है भाई, तो इसको आना ही था। ऐसा फैसला जो बीजेपी के खुद के सपोर्टर्स जस्टिफाई नहीं कर पाते, उसे आदित्य धर ने नेशनल सिक्योरिटी मास्टर स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया। अबे चिंटू चटक, उस टाइम डिसीजन सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ही लिया था, लेकिन बीजेपी सरकार की कैलकुलेशन अराउंड डिमोनेटाइजेशन इकोनॉमिक इंपैक्ट्स इतनी ज्यादा खराब, इतनी ज्यादा फ्लॉड थी कि वो इंसेनली बैकफायर कर गई। डिमोनेटाइजेशन इंडिया के लिए इकोनॉमिक डिजास्टर था, कोई भी डिनाई नहीं कर रहा। और आदित्य धर ने फिल्म में भी नोटबंदी को, डिमोनेटाइजेशन को नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से ही दिखाया है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं दिखाया। फिल्म में 60,000 करोड़ का जो अमाउंट बताया जाता है वो भी इमेजिनरी ही है। फिल्म में डिमोनेटाइजेशन की ग्लोरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन तब होती जब ये दिखाया जाता, फिल्म इज अ विजुअल मीडियम राइट, ये दिखाया जाता कि भैया सेलिब्रेशन के सीन और सीक्वेंसेस डाले गए हैं कि भैया मोदी जी ने नोटबंदी कर दी तो लोगों की जिंदगी बदल गई, गदगद हो रहे हैं खुशी में। वो आदित्य धर की जो चॉइस थी बीइंग द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, वो उसने एग्जीक्यूट करी बिल्कुल वैसे ही जैसे डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने हैदर में अपनी चॉइस एग्जीक्यूट करी थी, एक्सरसाइज करी थी मार्तंड सन टेंपल को शैतान की गुफा बताते हुए। और भाई जो लोग फिल्म में डिमोनेटाइजेशन को देखकर अपने दिमाग में ये बना रहे, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं थी क्या? पर हमने तो कुछ नहीं बोला भाई, हमने कहा चलो चलने दो। ये सब बातें अब उठ रही हैं, क्यों उठ रही हैं? वंस अगेन क्योंकि इनको कीड़ा है भाई, इनको बोलना जरूर है, चाहे बोलने को कुछ हो ना,
है कि वाह देखो मोदी जी ने कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक मारा था, वो उतने ही गधे हैं जितना गधा तेरा ये वीडियो है। और फिर ये अपनी वीडियो के आखिर में लिटरली सिंपैथाइज करता है आईएसआई के नॉन इंडियन एसेट यानी कि अतीक अहमद की किलिंग, उसकी डेथ से। अब आते हैं इस एड के सबसे डिस्टर्बिंग सीन पर, और ये जेन्युइनली डिस्टर्बिंग है क्योंकि ये रियल लोगों की रियल मौत को एंटरटेनमेंट की तरह पेश करता है। अतीक अहमद आईएसआई का एसेट तो था ही इंडिया में, लेकिन उसके रीजनल क्राइम्स कितने ग्रूसम थे उसके बारे में सुनो। अतीक अहमद ने एक काम किया है, जमीन के टुकड़े के लिए बाप और बेटे को पैर में नंगे तार बांध के जनरेटर मंगाया और करंट लगा के मारा। अतीक अहमद ने एक आदमी को सिर्फ गाड़ी बैक करने के नाम पे रेलवे के नीचे कुचलवा के मरवा दिया। लोकसभा में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। श्री अतीक अहमद का निधन 15 अप्रैल 2023 को 60 वर्ष की आयु श्रद्धांजलि दी थी? श्रद्धांजलि में प्रयागराज में हुआ। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं में के प्रति मौन रहेगी। अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट क्यों दिया गया? ट्रिब्यूट? अबे ये ट्रिब्यूट कहां से हो गया भाई? श्रद्धांजलि कैसे बोल रहा है? अबे यार ये क्या आदमी दिया भाई? गया? अबे घोड़ू, वो ट्रिब्यूट नहीं होता। पहली बात तो उसको मॉर्निंग बोलते हैं। जो भी एमपी होता है अगर उसका डिमाइस हो जाता है, उसकी चेयर को, द चेयर दैट ही होल्ड्स, उसके रिस्पेक्ट में मॉर्निंग करी जाती है, मौन रखा जाता है 1 मिनट का। ट्रिब्यूट का मतलब होता है किसी को उसकी अचीवमेंट्स के लिए बहुत प्रेज करना। फिर कहता है ये इंटेलिजेंस का ऑपरेशन था तो क्यों किए ये मॉर्निंग? अगर ये एक इंटेलिजेंस ऑपरेशन था तो पार्लियामेंट में ट्रिब्यूट, फिर वही मैं कह रहा हूं, एक कोवर्ट ऑपरेशन चला, ठीक है, उसके चलते ये सब हुआ, तो क्या इंटेलिजेंस एजेंसी आके रॉब आके ये कहेगी अरे हमने ही मारा है, अरे हम ही थे भाई, ये फोटो देख लो हमने ही भाई ऑब्वियसली उनको ऐसा दिखाना है कि भाई हम कहीं से भी दूर दूर तक इन्वॉल्व नहीं थे। कोवर्ट का मतलब क्या होता भाई? कोवर्ट का मतलब सर्च कर ले भाई गूगल पे। क्यों दिया गया? अबे वो मॉर्निंग इसलिए करी गई ताकि वो इंटेलिजेंस का ऑपरेशन हर इंटेलिजेंस की ऑपरेशन की तरह इंटेलिजेंस का ऑपरेशन ही लगे, इंटेलिजेंस ऑपरेशंस लगने नहीं। इस बंदे ने लास्ट वीडियो में भी यही बात बोली थी भाई, लास्ट वीडियो में भी इसने यही बात बोली थी और इसकी बहुत बेइज्जती हुई थी इस बात पे कि भाई कोवर्ट ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि भाई अंडरकवर, वो अनाउंस थोड़ी किया जाता है कि भाई हम तुम्हें मारने आ रहे हैं, हम अपने बंदे को भेज रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन करने के लिए। भाई ये बंदा क्या बोलता है भाई? ये कुछ बहुत तगड़ा फूंक रहा है, ये कुछ बहुत तगड़ा फूंक रहा है जो बस जर्मनी में मिलता है। चाहिए वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं, तभी वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते हैं यार। इसको अखरोट खिलाओ यार। कभी कहता है इंडिया को स्पाई क्लेम कर लेना चाहिए अपना, और अब कह रहा है इंटेलिजेंस ऑपरेशन को इंटेलिजेंस ऑपरेशन की तरह क्यों एग्जीक्यूट और शो ऑफ किया गया। अगर वो सांसद में मॉर्निंग नहीं करते तो सबको लगता कि इन्होंने ही किलिंग कराई है, तो इंटेलिजेंस ऑपरेशन का इंटेलिजेंस पार्ट मिस हो जाता चिंटू। फिर ये मेजर इकबाल इलियास कश्मीरी से वो है इंस्पायर्ड, तो उसको अभी कैसे मरता हुआ दिखा दिया जब वो 2011 में मरा था, इस बात पे आ जाता है। पहली बात तो आदित्य धर या धुरंधर की किसी भी टीम मेंबर ने आज तक ये बात क्लेम नहीं करी कि इलियास कश्मीरी पर स्ट्रिक्टली बेस्ड है मेजर इकबाल का कैरेक्टर। सिर्फ और सिर्फ मेजर इकबाल की अपीयरेंस की इंस्पिरेशन ड्रॉ करी गई है स्ट्रिक्टली डायरेक्टली फ्रॉम इलियास कश्मीरी। अगर ये थोड़ा सा पढ़ लेता ना, और वो सारे सोशल मीडिया पे गधे जो अभी तक बोले जा रहे हैं रिपीट पर ये कि भैया इलियास कश्मीरी तो डायरेक्टली मेजर इकबाल है फिल्म के अंदर, नहीं वो नहीं है। इलियास कश्मीरी पाकिस्तान के लिए भी इक्वल ही टेरर थ्रेट था जितना बड़ा टेरर थ्रेट वो इंडिया के लिए था। अगर वो डायरेक्टली स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑफ होता तो ये भी दिखाना पड़ता आदित्य को फिल्म के अंदर। लूजली इंस्पायर्ड कैरेक्टर बनाया मेजर इकबाल, और उसको जैसे एग्जीक्यूट करना था डायरेक्टर्स क्रिएटिविटी चॉइस के तहत, वो उसने कर दिया। आई स्वेयर टू गॉड इन ऑल ऑनेस्टी दिस मैन एंड हिज आर्ग्यूमेंट्स आर टायरिंग। 95 आउट ऑफ 100 थिंग्स दैट ही एक्चुअली टेल्स have no substance or research, actual credible research backing them। ये वीडियो की कंसेप्शन से पहले ही लिखा है। या तो ध्रुव राठी बहुत बड़ा ट्रोल है, ठीक है, और उसको पता है भाई कैसे रेज बेट डालनी है कि सारा इंटरनेट उस रेज बेट के जाल में फंस जाए और भाई मैं रेलेवेंट होना शुरू हो जाऊं चारों तरफ से। या फिर ध्रुव रियल लाइफ में बहुत अनोइंग इंसान है, वो वाले बालक नहीं होते नो इट ऑल मैम मैम, ये वो वाला बालक है भाई। ये स्कूल में बुली ना हुआ, ये हो नहीं सकता। पहले ही दिमाग में एक आइडिया बना लेता है और फिर वही चीजें ढूंढता है जो इसके आइडिया को सपोर्ट करती हैं। आई एम सो ग्लैड कि इस फिल्म ने जितना पैसा कमाया दबा के तमाचा है वो ऐसे लोगों के मुंह पर, और अभी वो 1000 करोड़ और कमाएगी, अब घूसा भी पड़ेगा। ही इज लिटरली परपेट्रेटिंग हिम। अब ध्रुव भाई ने बना ही दी है वीडियो तो ऑब्वियसली ये होगा। ऑब्वियसली जो लोग अब तक नहीं भी जा रहे थे उनको सबसे बढ़िया रिव्यूअर से रिव्यू मिल चुका है कि भाई ये गाली बकरा, भाई ये मूवी अच्छी निकलेगी। To Muslim hate in India in his video and his followers are absolutely dumb and blind to see that. Please make it make sense for me. आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में? कमेंट। Once a Pakistani spy said
इतनी ही प्रॉब्लम है तो फिल्म मेकिंग का कोर्स करके अपनी मूवी बना लो। ध्रुव भाई डबल एजेंट है, आई एम डैम श्योर ये डबल एजेंट है भाई। I'm a Pakistani Christian and I 100% agree with Shan. Thank God now someone is talking about us. In 2021, a Sri Lankan man was burned alive following a false blasphemy accusation in Sialkot, Pakistan. सब प्रोपेगेंडा भाई, सब प्रोपेगेंडा। ये सब साले झूठ बोल रहे हैं, ये पेड कमेंट्स है। बस एक ही इंसान सच बोलता है। तो ये देखो भाई, दिस गाय इज कॉल्ड आकाशदीप और इन्होंने टेररिज्म हैज अ रिलीजन नाम का एक स्टैंड अप रूटीन किया था। तो मैं तुम्हें एक सेक्शन दिखाऊंगा इसका। जब भी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी होती है ना, जिस भी रिलीजन का टेररिस्ट होता है, उस रिलीजन के सारे लोग तुरंत टीवी पे आ जाते हैं और बार बार याद दिलाते हैं, टेररिज्म हैज नो रिलीजन, टेररिज्म हैज नो रिलीजन। ये वाला हमारा ही था, लेकिन टेररिज्म हैज नो रिलीजन ये भूलना मत बस। पिछले 16 हमारे ही थे, बट टेररिज्म हैज नो रिलीजन भाई। टेररिज्म हैज अ रिलीजन। दुनिया के सारे टेररिस्ट किसी रिलीजन के लिए तो काम कर रहे हैं, वरना आपको क्या लग रहा है मार्केट में कोई एथिस्ट टेररिस्ट घूम रहा है? आज तक ऐसा कोई टेररिस्ट है जो सुसाइड बॉम्बर की जैकेट पहन के बोल रहा है, कैमरे में देख के बोल रहा है मैं साइंस के लिए फट रहा हूं? आजकल लोग साइंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। एनसीईआरटी चेंज करो अभी के अभी। ये कौन सा जिहाद है? सीबीएसई जिहाद। टेररिज्म हैज अ रिलीजन। दुनिया के सारे टेररिस्ट किसी रिलीजन के लिए तो काम करते हैं। तो भाई ये रियलिटी है। इनके सामने कितने भी फैक्ट्स रख दो आप, कितने भी स्टैट्स रख दो, ये लोग अपनी बात को ऊपर लाने के लिए चिल्लम चिल्ली करना, कलेश करना, सड़कों पर बताना, ये सब करना शुरू कर देते हैं, जबकि एक्चुअल मुद्दा इनके पास कभी होता नहीं है। तो दैट्स ध्रुव राठीज चैनल फॉर यू इन अ नटशेल बेसिकली। तो यप, दिस इज इट फॉर दिस वीडियो भाइयों। और मान लेते हैं ध्रुव भाई की बात प्रोपेगेंडा मूवी है भाइयों, तो जाके देख लो, मजा आएगा तुम्हें प्रोपेगेंडा मूवी देख के। एंड आई विल सी यू ब्रदर्स इन द नेक्स्ट वन। पीस।